दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज हम यूपीएससी सीएससी प्री 2023 में आए संविधान के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये सेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आगे आने वाले पेपर को सॉल्व करने से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न अगर हम देख लें तो हमको काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का क्या अभिप्राय है। जो विधि की सम्यक प्रक्रिया वर्ड लिखा जाता है संविधान में, उसका क्या अभिप्राय है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, विधि द्वारा स्थापित पद्धति, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति, विधि के समक्ष समता। ठीक है, विधि की सम्यक प्रक्रिया ये कहना चाह रही है कि क्या होता है कि अगर हम विधि के माध्यम से चल रहे हैं, विधि की सम्यक प्रक्रिया ये कहती है कि हम दोनों पक्षों को क्या करें, अपने अपने बचाव का मौका दें। जैसे अभियुक्त को भी सजा सुनाने से पहले क्या करना चाहिए, अपने बचाव के लिए उसको प्रॉपर मौका दिया जाता है। जैसे अगर हम दिल्ली रेप केस की बात करें तो उसमें भी अभियुक्तों को काफ़ी देर बाद सजा हुई, कोर्ट में ट्रायल्स हुए, ठीक है, उसके बाद सजा हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। जब जब जेल के कानून में थोड़ा सा उलट फेर किया गया है, जिस साल उस साल ये क्वेश्चन आया ही है, मतलब जेल से रिलेटेड, ठीक है, जेल प्रशासन से रिलेटेड। ठीक है, तो क्या है, दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। फिर कथन सेकंड बोलता है कि भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है कि जो जेलों का अनुरक्षण है वो राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। और सेकंड है, जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है। 1894 में सबसे पहला जेल नियंत्रण अधिनियम आया था। उसी में ये निर्धारित किया गया था कि जो जेल है वो प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कथन वाला क्वेश्चन है। कथन एक, कथन दो दोनों सही हो और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जेलों का प्रबंधन और प्रशासन विशेष रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह अधिकार जेल अधिनियम 1894 और संबंधित राज्य सरकारों के जेल नियमावली द्वारा शासित होता है। जो भी जेल से रिलेटेड कानून है वो राज्य सरकारें बनाती हैं अपने अपने हिसाब से। जेल प्रबंधन और कैदियों के प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकारों की है, जो अकेले इस संबंध में उपयुक्त विधायी प्रावधान बनाने के लिए सक्षम है। इस प्रकार वर्तमान जेल कानूनों, नियमों और विनियमों को बदलने के लिए राज्यों की प्राथमिक भूमिका, जिम्मेदारी और अधिकार है। ठीक है, अगला है, जेल अधिनियम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में जेलों के प्रबंधन और प्रशासन को नियंत्रित करने वाला पहला कानून 1894 का जेल अधिनियम था। इसे एक जेल को किसी भी जेल या स्थान को स्थायी या अस्थायी रूप से राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के तहत कैदियों की हिरासत के लिए इस्तेमाल किया। पुलिस हिरासत और सहायक जेलों को छोड़कर परिभाषित किया है। देखिए, पुलिस कस्टडी अलग होती है और जेल अलग होते हैं। ठीक है, जेल जब मजिस्ट्रेट के पास से मतलब सजा मिल जाती है तो जेल भेजा जाता है उन्हें, और सहायक जेल वो होते हैं जब ट्रायल चल रहा होता है तब उन्हें रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसने कैदियों को उनके अपराधों की प्रकृति के अनुसार 3 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया, जैसे आपराधिक कैदी, दोषी, आपराधिक कैदी। ठीक है, आपराधिक कैदी, दोषी, आपराधिक कैदी और क्या, दोषी और आपराधिक कैदी, सॉरी। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, संविधान को परिभाषित करता है। तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, थोड़ा ट्रिकी था। ठीक है, लेंदी तो नहीं बोलना चाहिए इसको। यह आवश्यक विधियों के निर्माण और उद्देश्य का निर्धारण करता है। यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। देखिए,
आंसर आपको लगभग सारे सही लग रहे होंगे, लेकिन हमको सबसे उपयुक्त आंसर चुनना रहता है। तो यहाँ पे जो अगर आप ऑप्शन सी देख रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है और सीमाबद्ध करता है। बिल्कुल सीमाबद्ध करता है। सरकार उस विषय पर कानून नहीं बना सकती जो जनता का शोषण कर रहे हों या उनके मौलिक अधिकार को छीन रहे हों। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान को देख लेते हैं हम। संविधान अनिवार्य रूप से एक देश का सर्वोच्च कानून होता है। यह कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। सरकार की संरचना को परिभाषित करता है, सीमित करता है। ठीक है, सरकार की शक्ति को सीमित करता है। और सीमित क्यों करेगा सरकार की शक्तियों को? ताकि वो अपनी पावर्स का दुरुपयोग ना करे। ठीक है, संविधान उन शक्तियों को चित्रित करता है जो राज्य सरकारों की प्रत्येक शाखा और स्तर का प्रयोग कर सकते हैं, और यह शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए सीमाएं भी निर्देशित करता है। इस सिद्धांत को विधि शासन के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है सत्ता में बैठे लोगों सहित प्रत्येक व्यक्ति कानून के अधीन है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। कई संविधानों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों को सरकारी उल्लंघन से बचाने के लिए अधिकारों का बिल या समानतंत्र भी शामिल है। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया? ठीक है, मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए मतलब कुछ ऐसे अधिकार थे जनता के जिसे थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए या थोड़ा सा छीनने के लिए इस नियम को लाया गया है। ठीक है, पहला संशोधन 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। तो देखिए यहाँ पे जो पहला संविधान संशोधन है ये 1951 में आया था, 1951 में, जिससे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। भूमि सुधार कानून के नाम से हम जिसे जानते हैं, जिसके माध्यम से क्या किया गया कि जिन के पास अधिक भूमियां हैं, ठीक है, उनसे वो भूमियां लेकर सरकार क्या करेगी, उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी जिनके पास भूमि नहीं है। ठीक है, इसे ही भूमि सुधार कानून कहा गया। इसके तहत क्या आया था, चकबंदी, हदबंदी, ये सभी को लागू कर दिया गया था। फिर जो ये क्वेश्चन था उसे बाद में यूपीएससी ने हटा दिया था, पर इसका आंसर पहला संशोधन ही होगा। इस संशोधन का नेतृत्व करने वाले मतलब ठीक है 1951 में ये संशोधन आया था। प्रमुख मामलों में मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम दुराईराजन का मामला था, जहां भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षा में जाति आधारित आरक्षण प्रदान करने वाले एक सरकारी आदेश को रद्द कर दिया। ठीक है, अदालत ने फैसला सुनाया कि यह संविधान के अनुच्छेद 15 में बताए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। जैसे जो चंपकम दुराईराजन थे उनकी प्रॉपर्टी क्या सरकार ले रही थी। ठीक है, सरकार क्यों ले रही थी, ताकि वो और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। उसके बाद क्या कर दिया गया कि वो कोर्ट गए और कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये समता के अधिकार के विरोध में है, जिसकी प्रॉपर्टी जिसके पास है उसे ही दे देना चाहिए। उसके बाद प्रधानमंत्री थे तब जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया कि जो 9वीं अनुसूची में कुछ विषय लाए, और ये कह दिया कि जो 9वीं अनुसूची के विषय होंगे उन्हें न्यायिक समीक्षा से परे रखा जाएगा। ठीक है, उनमें किसी प्रकार की न्यायिक समीक्षा या न्यायिक हस्तक्षेप का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो इसी के तहत फिर भूमि सुधार कानून लाया गया था। अगला है, भारत में निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, मानवाधिकार आयोग, विधि आयोग, उपभोक्ता विवाद निवारण निकाय। कितने संवैधानिक निकाय हैं? संवैधानिक निकाय मतलब जिसका उल्लेख संविधान में किसी न किसी अनुच्छेद के माध्यम से दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो निकाय बनते हैं वो संविधानेतर निकाय बनते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ये क्या है, ये संवैधानिक निकाय है। मानव अधिकार आयोग का उल्लेख नहीं है संविधान में, विधि आयोग का भी नहीं है, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का भी नहीं है। ये सभी क्या है, संविधानेतर आयोग हैं। मतलब ये भी क्या बोलना चाहिए, सांविधिक निकाय हैं ये। ठीक है, संवैधानिक निकाय अलग होता है, सांविधिक निकाय अलग होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे केवल एक आ जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन तब ये एक संवैधानिक निकाय नहीं था। लेकिन क्या किया गया, राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 102वां संशोधन अधिनियम 2018 को स्वीकृत किए जाने के बाद ये संवैधानिक निकाय बन गया। यह अधिनियम एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है और संवैधानिक निकाय नहीं है। ये सांविधिक निकाय भी कहा जा सकता है इसे, ठीक है, वैधानिक निकाय, ठीक है। राष्ट्रीय विधि आयोग क्या है, भारत का विधि आयोग ना तो एक संवैधानिक निकाय है ना एक वैधानिक निकाय है। इसकी बजाय यह भारत सरकार के एक आदेश द्वारा स्थापित सरकारी कार्यकारी निकाय है। और उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग क्या है, एनसीडीआरसी 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधि मान्य हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत है, ठीक है। अगर एक राष्ट्रपति ने अपना, मान लीजिए एक राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल है, ठीक है, उन्होंने 2 साल सर्व किया, कुछ कानून पारित हुए उनके टाइम में, तो अगर किसी भी कारण से वो अपने पद से मतलब निरस्त किए जाते हैं या फिर न्यायालय द्वारा उनके इलेक्शन को गलत ठहराया जाता है, तो 2 साल के जो भी उनके कार्य होंगे वो बिल्कुल विधि मान्य होंगे, ठीक है, वो सॉलिड विधि मान्य कार्य होंगे। उसे किसी प्रकार से चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये इनके क्या है, निर्वाचन गलत तरीके से हुआ था या फिर वैसा कुछ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है। भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई और उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं। देखिए, भारत राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय अगर किसी भी राज्य की विधानसभाएं क्या हैं, विघटित हैं या फिर उनके निर्वाचन नहीं हुए हैं, तो इस आधार पर राष्ट्रपति के इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत हो गया। थर्ड देखते हैं, कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होता है, वो फिर वीटो के अंतर्गत आ जाता है। अगर बाद में अगर वो आंसर नहीं कर रहे हैं तो फिर वो एक वीटो के अंतर्गत आ गया, जेबी पॉकेट वीटो, लेकिन ऐसा कोई टाइम लाइन निर्धारित नहीं रहता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त विधेयक और धन विधेयक को अगर हम सिंपली समझें तो एक धन विधेयक है जिसमें धन से रिलेटेड क्या है, बातें हैं जो लोकसभा के अंडर में है। 100% लोकसभा का अधिकार है धन विधेयक में, ठीक है। अब उस धन विधेयक में योजनाएं जुड़ गई, ठीक है, योजनाएं जुड़ गई, सरकारी योजनाएं, तो अब वो क्या हो गया, वित्त विधेयक हो चुका है। अब उसमें दोनों के अधिकार होते हैं। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, केवल अनुशंसाएं कर सकती हैं। लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक की आवश्यकता होती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। अनुशंसा भी नहीं कर सकती, अगर अनुशंसा करती है तो लोकसभा इसे मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है।
जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है, बिल्कुल सही है। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा भेजती तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, अनुशंसाएं कर सकती है, पर लोकसभा नहीं मतलब लोकसभा माने न माने उसकी मर्जी है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक होती है। धन विधेयक के लिए हो सकती है लेकिन आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा थर्ड ऑप्शन थोड़ा गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को सामुदायिक प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक अधिकारी बन जाता है। ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र में लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। ऐसे क्षेत्र को लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। तो क्या है इसमें आंसर, आंसर है केवल 2 सही है। कौन कौन से सही है, पारंपरिक तरीकों और साधनों का उपयोग करके समुदाय की स्वामित्व वाली वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण के लिए 2002 में एक संशोधन के माध्यम से सामुदायिक प्रारक्षित क्षेत्र की अवधारणा आई थी, WLPA, ठीक है। कि धारा 33 क्या कहती है, WLPA की धारा 33, एक बार जब केंद्र किसी क्षेत्र को सामुदायिक प्रारक्षित क्षेत्र के रूप में अनुसूचित करता है तो राज्य का मुख्य वन्यजीव प्रबंधन वार्डन, ठीक है, जंगल का शासकीय प्राधिकरण बन जाता है, जिसकी सहमति क्षेत्र के सभी निर्णयों के लिए आवश्यक होती है। आमतौर पर शिकार की अनुमति नहीं होती है, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों में आमतौर पर शिकार की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि इस प्रकार के प्रारक्षित क्षेत्र का उद्देश्य वन्यजीव और उसके आवासों का संरक्षण और सुविधा प्रदान करना होता है। अगला है, स्थानीय समुदायों और गैर इमारती वनोपज एकत्र करने की अनुमति होती है, हालांकि यह सामुदायिक प्रारक्षित प्रबंधन क्षेत्र द्वारा प्रत्येक नियम के अधीन है। अगला है, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति एक आदेश के माध्यम से होती है। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक गांवों में होती है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड हमारा सही है, थर्ड थोड़ा सा गलत है, ठीक है, थर्ड गलत है। देखते हैं, एक अनुसूचित क्षेत्र की प्रशासनिक इकाई पूरे जिले या उसके हिस्से से लेकर विशिष्ट ब्लॉक या गांवों के समूह तक होती है। इन क्षेत्रों का स्पष्ट सीमांकन आदिवासियों की आबादी और उनके आर्थिक सामाजिक विकास की स्थिति और अन्य सामान्य कारकों के ऊपर निर्धारित किया जाता है, ठीक है। अगला और लास्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। कथन 2 ये कहता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। यहाँ पे क्या है आंसर, भारत के उच्चतम न्यायालय अपने कतिपय निर्णयों में विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दोनों सही और दोनों व्याख्या भी, कथन 2 कथन 1 की व्याख्या भी करता है। अगला है, संविधान दिवस के बारे में। संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई। देखिए, प्रारूप समिति इस दिन नहीं बनाई थी, प्रारूप समिति तो पहले ही बन चुकी थी, ठीक है। प्रारूप तैयार करने के लिए इस दिन तो पूरा प्रारूप बन के तैयार हो गया था, कुछ क्या अनुच्छेद लागू भी हो गए थे, ठीक है। तो प्रारूप समिति पहले से ही गठित कर दी गई थी, प्रारूप समिति बनाई नहीं गई थी इस दिन। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, फर्स्ट सही है, ठीक है। कथन 1 सही, कथन 2 गलत है।
इतने ही क्वेश्चन थे। प्रारूप समिति का गठन तो पहले ही हो गया था। ठीक है, लेंदी क्वेश्चंस में भी ना एक वो ट्रिकी पॉइंट होता ही है जहाँ पे आपको क्या है करना है, पूरे क्वेश्चन को जज करना है। एक आध ऐसा पॉइंट है जो सही है या गलत है, उसके हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।